यदि आप भी डीआरडीओ सेप्टन 10 टेक्नीशियन ए के अंतर्गत इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रिकल ट्रेड का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपको यहाँ पर मैं बता दूं, जो छात्र एग्जाम देकर आ रहे हैं उनका एक ही बात बार बार यहाँ पर रिपीट हो रहा है कि सर ट्रांसफार्मर टॉपिक से और जो यहाँ पर सिंबल से संबंधित क्वेश्चन है उससे ज़्यादातर यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो यदि आप सिंबल का क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप सारे सिंबलों को देख लीजिए। दूसरी बात, ये जो क्वेश्चन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इससे पहले का क्वेश्चन आप देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप उन क्वेश्चनों को देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि त्रिकला फोर तार सेवा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिणामित्र उत्कृष्ट है। देखिए यहाँ पर परिणामित्र कहा गया है, तो परिणामित्र का मतलब ही होता है ट्रांसफार्मर, और त्रिकला फोर तार के लिए कह रहा है, तो त्रिकला फोर तार वाली जो सेवा होती है उसके लिए हम क्या करते हैं, डेल्टा स्टार। क्या होता है साथियों, डेल्टा स्टार जो होता है ट्रांसफार्मर इसमें उपयुक्त होता है, क्योंकि आप सभी को मालूम होगा जो डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर होता है उसका जो प्रयोग किया जाता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर की तरह किया जाता है, और यहाँ पर फोर तार कह के ये कन्फर्म कर दिया है। तो यहाँ पर हम मारेंगे साथियों क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर, याद कर लीजिए इसको। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, इसको मैं जूम कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप देख सकते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि परिणामित्र की शक्ति दक्षता, दक्षता का मतलब इफिशियंसी, अधिकतम खालिस्तान होती है, ये कब अधिकतम होती है। तो आप बिना ऑप्शन को देखे हुए कहेंगे कि ट्रांसफार्मर की जो शक्ति है, जो दक्षता है, तब अधिकतम होगी जब कॉपर हानि और लौह हानि के बराबर हो, मतलब कि जब कॉपर हानि लौह हानि के बराबर हो जाती है। तो यहाँ पर जो आपका सही दिया गया ऑप्शन में बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट दिया गया कि जब वह ऐसी भारित होता है कि तांबे की हानि लोहे की हानि के समान होती है। कहने का मतलब वही होता है, कॉपर हानि लौह हानि के बराबर होती है या समान होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि विद्युत मशीनों में पटलित क्रोड का उपयोग खाली स्थान आगे घटाने हेतु किया जाता है, यानी किस चीज को घटाने के लिए किया जाता है। ये तो काफी इजी क्वेश्चन है, आप सभी को मालूम होगा जो विद्युत मशीनें होती है उसमें जो पटलित क्रोड होता है उसका उपयोग किस लिए किया जाता है, क्योंकि जो भंवर धारा हानि होती है उसको घटाने के लिए इसका ज्यादातर प्रयोग किया जाता है। तो भंवर धारा हटाने के लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो इसका क्रोड होता है उसको हम पटलित करते हैं, तो भंवर धारा के लिए। और यहाँ पर जो आपका भंवर धारा दिया गया ऑप्शन में बी ऑप्शन दिया गया है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि एक ऑटो ट्रांसफार्मर में, बस यहाँ पर इतना ही क्वेश्चन दिया गया है, तो आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा कि आखिर ये पूछना क्या चाह रहा है, तो आप ऑप्शनों को देखेंगे। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है 4 वाइंडिंग होती है, बी ऑप्शन दिया गया 1 वाइंडिंग होती है, सी ऑप्शन 3 वाइंडिंग होती है और डी ऑप्शन 2 वाइंडिंग होती है। ऑटो ट्रांसफार्मर में देखिए, ऑटो ट्रांसफार्मर में 1 वाइंडिंग होती है, और ये जो आपकी वाइंडिंग होती है ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का ये कार्य करती है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो ऑटो ट्रांसफार्मर का जो प्रयोग किया जाता है ज्यादातर आपको ऑटोमोबाइल में देखने को मिलेगा, और यहाँ पर जो आपका ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन नंबर बी, जिसमें क्वेश्चन के अनुसार हमारा करेक्ट हो जाता है कि एक ऑटो ट्रांसफार्मर में 1 वाइंडिंग होती है जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों की तरह व्यवहार करती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें यहाँ पर साथियों पूछा जा रहा है, इसको मैं जूम कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। इसमें कहा जा रहा है कि उस ट्रांसफार्मर को क्या कहा जाता है जिसमें आउटपुट अर्थात द्वितीयक वोल्टेज इसके इनपुट अर्थात प्राथमिक वोल्टेज से अधिक होता है। देखिए यहाँ पर ये कंफर्म कर दिया कौन सा इनपुट है और कौन सा आउटपुट है, इससे आपका जो भी कंफ्यूजन होगा वो खत्म हो जाएगा। और क्वेश्चन के अनुसार हम चलें तो यहाँ पर आपका सही होना चाहिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर, क्योंकि ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें आउटपुट वोल्टेज इसके इनपुट वोल्टेज से अधिक हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर।
और इसमें जो आपका दिया गया ऑप्शन में वो आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। मैं यहाँ पर सारे ऑप्शनों को पढ़कर नहीं बता रहा हूँ, इसका मतलब आप ये नहीं कि आप सारे ऑप्शनों को न देखिएगा, क्योंकि परीक्षा में जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है वो ऑप्शन ही करता है। तो आप सारे ऑप्शनों को वीडियो को स्टॉप करके देख लिया कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अगले क्वेश्चन को देखिए, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक ट्रांसफार्मर कोर लेमिनेटेड किस लिए की जाती है? लेमिनेटेड की जाती है कोर, आप सभी को मालूम है। तो देखिए ये कोर क्यों यहाँ पर लेमिनेटेड की जाती है? तो देखिए एक ट्रांसफार्मर को लेमिनेटेड इसलिए किया जाता है क्योंकि ट्रांसफार्मर में एडी करंट जो होता है, जिसको यहाँ पर भंवर धारा हानि भी बोला जाता है, तो उस हानि को कम किया जा सके। और लेमिनेशन जो होता है ये जो आपका होता है सिलिकॉन स्टील की पत्तियों के द्वारा ही किया जाता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और इसमें आपका क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन दिया गया? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया, एडी करंट लॉस को कम करने के लिए, अर्थात ईडी जो करंट लॉस है उसको कम करने के लिए, या यहाँ पर भंवर धारा हानि भी दिया होता है, तो हम यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, यहाँ पर इसको यहाँ पर जूम कर देते हैं। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यदि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग का प्रतिरोध यदि 2 ओम है और प्राइमरी के सेकेंडरी के अर्थ में टर्न अनुपात 10 है, तो सेकेंडरी के संदर्भ में प्राइमरी का समतुल्य प्रतिरोध। ये क्वेश्चन आपका काफी इजी है, लेकिन आपको समझने की जरूरत है। इसमें प्राइमरी और यहाँ पर सेकेंडरी कर कर आपको कंफ्यूजन कर दिया है, तो आप ऑप्शनों को भूल जाइए, क्वेश्चन लगाने का प्रयास करते हैं। देखिए इसमें जो आपका दिया गया शुरू में कहा जा रहा है कि प्राइमरी वाइंडिंग को हम किससे यहाँ पर R1 से इंडिकेट कर देते हैं, जिसमें यहाँ पर दिया गया प्रतिरोध R1, प्रतिरोध को R से इंडिकेट कर देते हैं। तो ये आपका कितना दिया गया? 2 ओम दिया गया। और कहा जा रहा है कि प्राइमरी में सेकेंडरी के अर्थ में टर्न अनुपात कितना है? 10 है। टर्न अनुपात मतलब कि एन का यहाँ पर मान दे दिया गया है। कितना दिया गया साथियों? यहाँ पर 10 दे दिया गया है। और कहा जा रहा है कि सेकेंड ईयर में प्राइमरी का समतुल्य प्रतिरोध क्या है? तो यहाँ पर प्रतिरोध यहाँ पर इसका पूछ रहा है। कौन सा प्रतिरोध? समतुल्य प्रतिरोध यहाँ पर पूछ रहा है। तो हम करेंगे साथियों क्या, यहाँ पर सबसे पहले तो हमको यहाँ पर जो मान निकालना है, ये आपका एन का मान दे दिया गया, N1 का मान दे दिया गया है, क्योंकि इसमें हमको जरूरत पड़ेगी यहाँ पर जो कि टर्न अनुपात सेकेंडरी के लिए दिया गया है। लेकिन हमको यहाँ पर प्राइमरी भी तो ज्ञात करना है, तभी तो हम इसका समतुल्य प्रतिरोध निकाल पाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, N2 का भी यहाँ पर हम काम करेंगे। तो N2 बराबर हम क्या कर देंगे, 1 लिख लेते हैं। तो हमारा एक सूत्र होता है, उसी के अनुसार हम चलेंगे। K बराबर जो हमारा सूत्र होता है, क्या होता है साथियों, इसका रेशियो का जो ट्रांसफार्मर रेशियो का सूत्र होता है, K बराबर N2 अपान N1 होता है। N2 अपान N1 होता है। तो N2 का मान यहाँ पर हमको मालूम नहीं है, तो यहाँ पर हमने एक मान रखा है, तो N2 की जगह हम 1 लिख देते हैं और N1 की जगह हम 10 लिख देते हैं। ये हमारा 1/2 10 हो गया, ये हमारा ट्रांसफार्मर रेशियो का मान हो गया। अब देखिए आगे क्वेश्चन में यहाँ पर कहा जा रहा है कि सेकेंडरी में अर्थ के टर्न अनुपात 10 है, तो सेकेंडरी के संदर्भ में प्राइमरी का समतुल्य प्रतिरोध। अब देखिए समतुल्य प्रतिरोध का हम जब यहाँ पर सूत्र लगाएंगे, तो समतुल्य प्रतिरोध का सूत्र होता है साथियों, R बराबर R1 के स्क्वायर। क्या होता है? R1 के स्क्वायर। अब देखिए R1 का मान अभी हमने यहाँ पर निकाला था, सॉरी इसमें R1 का मान दिया गया 2 ओम, यहाँ पर मैं इंडिकेट कर रहा हूँ एरो के द्वारा, देख लीजिए 2 ओम दिया गया है। तो R1 की जगह हम लिखेंगे 2, और K2 का मान अभी हमने निकाला 1/10 आया था, तो यहाँ पर 2 और गुणे कर दीजिए, और K2 का मान 1/10 आया था। और ये आपका K2 नहीं है, स्क्वायर है, K स्क्वायर है, तो ये आपका हो जाएगा स्क्वायर में। ठीक है, तो ये आपका 1/10 का स्क्वायर होगा, 2 गुणे 1/10 का स्क्वायर। आप इसको हल कीजिए तो ये आपका 10 का कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 2 गुणे 1 आपका 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर जब इसको आप देंगे भाग, तो ये कितना आएगा, दशमलव में आएगा। तो ये इसमें कितना आ जाएगा साथियों, तो ये आपका 0.02 आएगा। इसको भाग देखकर देख लीजिएगा, इतना ही आना चाहिए। तो यहाँ पर जो आपका दिया गया सही ऑप्शन, वो आपका ऑप्शन नंबर सी दिए गए, 0.02 ओम। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें कोई हानि नहीं होती है, उसे खाली स्थान कहा जाता है। ऐसा कौन सा ट्रांसफार्मर में जिसमें कोई भी हानि नहीं होती है? तो आपको मालूम होगा साथियों, एक आपका आदर्शी ट्रांसफार्मर होता है जिसमें कोई भी हानि नहीं होती है, उसे हम बोलते हैं आदर्श ट्रांसफार्मर, ध्यान रखिएगा। और आदर्श जो ट्रांसफार्मर है साथियों, एक क्या है, एक काल्पनिक ट्रांसफार्मर होता है। इसमें 2 कुंडलन होती है, एक आपके प्राथमिक और द्वितीयक।
इसमें क्या होती है, इसमें कोई भी आपकी हानि नहीं होती, जैसे कि ताम्र हानि होगी या आप कोई भी हानि आप इसमें खोजेंगे तो आपको कोई भी हानि देखने को नहीं मिलेगी। ना कोर में, ना यहाँ पर लीकेज, फ्लक्स कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपका जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भी सारे ऑप्शनों को देख लीजिएगा ताकि आपको याद रहे कि कौन-सा ऐसा ट्रांसफार्मर है जिसमें कोई भी हानि नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये भी क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम में पूछा गया था और ये आपका यूपी पीसीएल में भी क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर एक खालिस्तान होता है। देखिए, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जो आपका होता है एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है और इसकी जो प्राइमरी कुंडलन होती है वो बहुत ही पतले तार की होती है, लेकिन अधिक लपेट वाली बनाई जाती है। लेकिन यदि सेकेंडरी की बात किया जाए इसी में, तो सेकेंडरी में आपको ये देखने को मिलेगा कि मोटे तार की होगी और केवल 1 या 2 लपेट की ही होती है। ये जो आपका हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार जो पूछा गया है कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर एक होता है, तो ये क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। और स्टेप डाउन जो यहाँ पर दिया गया ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने पूछा जा रहा है कि किसी ट्रांसफार्मर में श्वसनकों अर्थात ब्रीदरों का उपयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है। जो ब्रीदर होते हैं साथियों, देखिए, किसी भी ट्रांसफार्मर में आपको ब्रीदर का उपयोग जो किया जाएगा या आपको ब्रीदर जो देखने को मिलेगा, इसका जो उपयोग किया जाता है हवा से नमी खींचने के लिए ही किया जाता है। और जो ट्रांसफार्मर जो होता है, जो आयल जो होता है इसमें, वो ठंडा होकर जब सिकुड़ता है तो कंजूरेटर से इस क्या करता है, इसमें जो रिक्त होता है वो स्थान को पूर्ति करता है। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन के अनुसार दिया गया ऑप्शन नंबर सी, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया कि हवा से क्या करता है, नमी को यहाँ पर खींचने के कार्य करता है, हवा से नमी। ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है साथियों की भंवर धारा अर्थात एडी करंट की बात कर रहा है को एक कमी है। एक इसमें क्या कमी है, वाइंडिंग में अधिक भारण, बी ऑप्शन वाइंडिंग में शीतलन और सी ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर वाइंडिंग में हिंटिंग का नुकसान और डी ऑप्शन देंगे वाइंडिंग में वोल्टेज का बढ़ना। अब क्वेश्चन यहाँ पर देखिए काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया। इसमें भंवर धारा हानि के कारण क्या होती है, वाइंडिंग में हिंटिंग हानि होती है, ये सभी को आपको मालूम है। तो भंवर धारा जो हानि, इसमें करंट की एक कमी होती है और कमी इसमें क्या होती है, वाइंडिंग में हिंटिंग का नुकसान, ये सबसे बड़ी आपको कमी देखने को मिलती है इसमें। तो यहाँ पर आपका जो सही दिया गया ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किसी पावर ट्रांसफार्मर में टेपिंग स्विच और आगे खारिज दिया गया से जुड़ा होता है। ये किस चीज से जुड़ा होता है, ट्रांसफार्मर में आपका जो होता है टेपिंग स्विच होता है और ये किससे जुड़ा होता है, सेकेंडरी वाइंडिंग से। तो आप कह सकते हैं कि किसी भी पावर ट्रांसफार्मर में टेपिंग स्विच जो होता है सेकेंडरी वाइंडिंग से जुड़ा होता है। और टेपिंग स्विच का यहाँ पर कार्य क्या होता है, देखिए, जो टेपिंग स्विच होता है इसके द्वारा लोड और जो लोड रहित अवस्था होती है उसमें वोल्टेज को समायोजित करने के लिए इसको काम में लाया जाता है। और इसमें जो आपका सही ऑप्शन दिया गया ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट दिया गया ए, सेकेंडरी वाइंडिंग, ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किसी ट्रांसफार्मर के डीसी सप्लाई से जुड़े होने का क्या होता है, यदि वो डीसी सप्लाई से जुड़े हैं तो जुड़े होने पर उसमें क्या होता है। ए ऑप्शन प्राइमरी वाइंडिंग जल जाएगी, बी ऑप्शन प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वाइंडिंग जल जाएगी, सी ऑप्शन दिया गया है ट्रांसफार्मर सामान्य तौर पर काम करेगा और डी ऑप्शन दिया गया है सेकेंडरी वाइंडिंग जल जाएगी। आप एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी ट्रांसफार्मर है, ठीक है, कोई भी ट्रांसफार्मर है वो क्या करता है, उस पे यदि हम डीसी सप्लाई से जोड़ दें या डीसी सप्लाई से जुड़ा हुआ है तो उसमें आपको देखने को मिलेगा जो प्राइमरी वाइंडिंग हो जाएगी वो आपकी जल जाएगी। क्योंकि साथियों ट्रांसफार्मर जो होता है आपका अनन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है और प्रेरण का यहाँ पर जो आपका यहाँ पर अस्तित्व ये होता है, ये केवल एसी परिपथ पर ही चलता है। तो ट्रांसफार्मर केवल क्या होता है, एसी सप्लाई पर ही कार्य करता है। और इसमें कहा जा रहा है कि डीसी सप्लाई से जोड़ दें, तो डीसी सप्लाई से हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर जाहिर सी बात है नुकसान होगा। तो नुकसान में आपको यही देखने को मिलेगा कि इसकी जो वाइंडिंग होगी प्राइमरी वाइंडिंग वो जल जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो दिया गया है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है साथियों की क्लिप ऑन मीटर है, क्लिप ऑन मीटर आगे खाली स्थान दिया गया, क्लिप ऑन मीटर है, ये किस प्रकार का मीटर है, विवो ट्रांसफार्मर या
थ्री फेज ट्रांसफार्मर या वितरण ट्रांसफार्मर या करंट ट्रांसफार्मर। तो आप ध्यान रखिएगा, क्लिप ऑन जो आपका होता है ये मीटर करंट ट्रांसफार्मर होता है। और ऑप्शन में जो यहाँ पर दिया गया, ऑप्शन नंबर डी दिया गया करंट ट्रांसफार्मर, ये आपका जो हो जाता है करंट ट्रांसफार्मर सी टी, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जब लोहे का क्षय और जब लोहे का क्षय और तांबे का क्षय बराबर होता है तो ट्रांसफार्मर दक्षता, दक्षता मतलब इफिशियंसी, खाली स्थान होती है। तो देखिए इस समय क्या होगा, इस समय आपका अधिकतम होगा। क्या होगा साथियों, अधिकतम होगा। क्योंकि जब ट्रांसफार्मर में लौ क्षय अर्थात जो कोर लॉस होता है, उसमें क्या होता है, तांबे की क्षय होती है। क्या होता है साथियों, तांबे की क्षय, जिसको कॉपर लॉस कहते हैं। इसके ये आपका क्या होता है, बराबर होता है। तो ट्रांसफार्मर की अधिकता में क्या होती है, पूर्ण दक्षता ये आपकी प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। और ऐसे आपको डेली आपको चाहिए क्लास, तो प्लीज इस वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे दबाइए और बगल में घंटी वाला आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए।